जहां पर राष्ट्रवाद या कोई भी वाद होता है, किसी भी तरह का वाद, राष्ट्रवाद हो, जातिवाद हो, धर्मवाद हो, कोई भी वाद हो, वो अपने आप में किसी भी राष्ट्र का नाश मारने के लिए पर्याप्त है। उसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो नंबर एक ये। नंबर दो ये है कि जो हालात बन रहे हैं भारत में, जिस तरीके की स्थितियां हो रही हैं, आप देखिए कल जो आया है आर्थिक प्रगति के आंकड़े का, वर्ल्ड बैंक ने जो बताया है कि 7.5% पे रह गया। मतलब आप ये समझिए कि किस तरीके से देश संकटों के दौर में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम तमाम सारे वाद में फंस गए। हम अपने वैश्विक संबंधों को इस कारण से वो दिशा नहीं दे पा रहे हैं। दुनिया में हम जितना बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ हमारी इन हरकतों के कारण दुनिया में हमारी छवि जो एक बनी हुई थी बहुत अच्छी, कि सेकुलर हम किस तरह से अच्छे, सेकुलर हमारी सब होना हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हम वही ताकत खो रहे हैं। और जो लोग ये देखते हैं या सोचते हैं कि हिंदूवाद या मुस्लिमवाद या कोई वाद, जातिवाद, तो वहीं पे खराब होता है। एक चीज विनीता समझनी पड़ेगी कि हम सब जो है एक प्रकार से प्रगतिशील मानव हैं, और हर किसी को आगे बढ़ने का एक वो है चाहत है। तो ऐसी स्थिति में एक समान अवसर, समान चीजें देने की जरूरत है, ना कि कहीं पर पक्षपात करने की जरूरत है। लेकिन जब हम, चलिए पक्षपात भी चल जाए, हम तो ये सोचते हैं कि हमारे अलावा बाकी सबको मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो जब हम इस उस पे उतरते हैं तो यही होता है जो आज हो रहा है। और नरेंद्र मोदी की सरकार में कमोबेश इसी तरह के हाल बने हैं, और देश लगातार बर्बादी की दिशा में जा रहा है। तमाम बर्बादियां हमारे सामने खड़ी हैं। आप एक चीज समझिए, आज मैं एक घटना का जिक्र करता हूं। 2013 में देवयानी राजनयिक थी अमेरिका में, और उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने वीजा, फर्जी तरीके से वीजा दिलाने में एक भूमिका अदा की थी, और अमेरिका की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इतना स्ट्रिक्ट रुख अपनाया, और जो अमेरिका के राजनयिक थे भारत के अंदर, उनको तुरंत जो है डिपोर्ट करने का कह दिया। अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि मनमोहन सिंह इतना कड़ा एक्शन ले लेंगे, कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था। लेकिन मनमोहन सिंह ने अमेरिका की वो हालत कर दी। अंत में अमेरिका को बैकफुट पे आना पड़ा, माफी मांगने के लिए उन्होंने विवश किया, और अमेरिका ने माफी भी मांगी और देवयानी को ससम्मान भारत भेजा। ये समझिए आज क्या हालत है। आज नरेंद्र मोदी के शासन में स्थिति है, हमारे राजनयिक को एक इतना सा देश है, वो देश बुलाता है और हमारे राजनयिक को बिल्कुल टाइट कर देता है, और इतने पेज टाइट होते हैं कि तुरंत प्रेस नोट जारी होना शुरू हो जाते हैं, राजदूत की भी तरफ से, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से, और फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो आप ये समझिए कि ये हालत है आज, जो 56 इंच और 57 इंच और 58 इंच जो भी होता है। तो इस हालत में आपने क्यों, ऐसा नहीं है कि इसका जवाब नहीं दिया यार, क्योंकि आपने सचमुच गलत किया है। आज जो हालत आपने की, जिस तरीके से बोला, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे ज्यादा और शर्मनाक क्या चीज हो सकती है। आप भले किसी धर्म को मानिए न मानिए, अपने धर्म की आपको पूरा पालन कीजिए, लेकिन दूसरे का अपमानित नहीं आप कर सकते हैं। आप दूसरे के विचारों से सहमत ना हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन आप दूसरे को सबसे बुरा कहने लगे, मूर्ख कहने लगे, या जो भी कुछ आप कहना चाहें कहने लगे, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाए। आपको अपनी छड़ी वहीं तक घुमाने का हक है जहां तक किसी दूसरे को न टच कर जाए। तो जब आप इनको तोड़ते हैं वही गलत होता है। आपको उनके सवालों का जवाब देना चाहिए था एक शालीनता से, और प्रदर्शित करना चाहिए। आप तो कहते हैं पार्टी जो है आपकी डिफरेंस की पार्टी है, और जब आप उस डिफरेंस को क्रिएट करते हैं तो आप समझिए, तो आप डिफरेंशिएट कीजिए ना। तो आप तो कर नहीं रहे, आप तो उससे गंदे स्थिति में उतर आ रहे हैं, और इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है किसी भी सभ्य समाज में।
जी। और आप तो महिला थी, और ज्यादा शालीनता की आपसे अपेक्षा की जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि एक महिला इस तरह से इस्तेमाल करती, तो इसका मतलब है कि उसके परिवार के संस्कार ही इसी तरह के। और ये जी संस्कार सर, हम एक बार जो फिर ये मुद्दे पे आते हैं परिवार सर। है, हम उनकी जो पार्टी है, उसने दिए हैं। इसमें मैं उस हाँ, नूपुर शर्मा का दोष नहीं मानता हूं। इसमें मेरा ठीक ठीक मानना सर। है कि उस पार्टी के वैचारिक दोष हैं। और जो उसके वैचारिक दोष हैं, जो उसके कहेंगे डीएनए में जो दोष है, उसके कारण ये स्थिति है, और उनके डीएनए की जांच होनी चाहिए। तो ये स्थितियां हैं, ये अंतर आप देख लें। फिर दूसरी चीज, हमारी विकास दर जो है सुस्त हो गई। क्यों सुस्त हो गई? क्योंकि जैसा कि सबने बताया, एक तो अशांति हुई, और दूसरा जिस तरीके से गवर्नमेंट की नीतियां थी, रोज रोज बदल रही थी, तमाम सारी चीजें हो रही थी, और जीएसटी और नोटबंदी ने उसने पूरी अर्थव्यवस्था को डाउन पे ला दिया। तो हमने आतंकवाद को तो हम डाउन नहीं ला पाए, काला धन हम बिल्कुल नहीं पकड़ पाए, उससे ज्यादा काला धन मनमोहन सिंह लेके आए। तो आप समझिए, आप तो वो नहीं कर पाए, लेकिन आपने देश की जो अर्थव्यवस्था, जो विकास दर थी, उसको तोड़ दिया। एमएसएमई सेक्टर की रीढ़ टूट गई। और इसका नतीजा क्या हुआ कि हमारी जीडीपी डाउन गई, और वो लगातार तब से डाउन जा रही है, ऊपर नहीं उठ पाई। और फिर उसके बाद में चलिए कोविड आया। कोविड एक फेज है, लेकिन आपकी तो अर्थव्यवस्था 2019 में ही खराब हो गई थी। 2020 की और 21 की बात ही आप बाद में कीजिए। और इसके बाद में हमें यदि किसी ने बचाया है हिंदुस्तान को, तो हमारी एग्रीकल्चर ने बचाया है, 3.5% की जो ग्रोथ है उसकी। इसके बाद में आप देखिए, जो इन सारे कारणों का क्या हुआ, जो दुष्परिणाम हुआ, वो हमारे यहां चरम पर बेरोजगारी पहुंच गई। और बेरोजगारी हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा हो गई। 130 लाख करोड़ के, या 135 लाख सॉरी 135 करोड़ की आबादी के हम देश हैं, और वहां पर हमारे 90 करोड़ बेरोजगार हैं। 130 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ बेरोजगार, और जिनमें 46 करोड़ ने रोजगार खोजना बंद कर दिया। ये आंकड़े हैं। इसके बाद में आप देखिए, चरम बेरोजगारी के बाद में नतीजा क्या होता है कि देश सबसे बड़ा कर्ज हो गया। 53 लाख करोड़ का कर्जदार था 2014 तक। मतलब 1947 से लेकर के 2014 तक देश पर सिर्फ 53 लाख समथिंग करोड़ का जो है कर्ज था, लाख करोड़ का कर्ज था। और नरेंद्र मोदी की 7 साल की सरकार, 8 साल नहीं, अभी 8 साल का पूरा नतीजे नहीं आए, 7 साढ़े 7 साल के नतीजे जो हैं, ये आप समझिए, 7.5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत 130 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया। 130 लाख करोड़ का, आप कल्पना कर लीजिए। इसके बाद में हमारा जो बजट अभी पेश किया गया इस वित्तीय सेशन के लिए, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े घाटे का बजट, ये हमारी स्थिति है। इसके बाद में हमको देखना होगा, एक चीज होती है अर्थव्यवस्था में, आयात और निर्यात का अंतर। हमारे यहां आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर है, इतनी भयावह स्थिति में है। हम 70 पॉइंट समथिंग परसेंट, मतलब 73% के करीब जो है आयात करते हैं, और निर्यात की हमारी स्थिति ये है। जबकि वैश्विक संतुलन ये है कि जितना हम निर्यात आयात कर रहे हो उससे ज्यादा करें, तब हम ग्रोथ में जाते हैं। और यदि उसके आसपास होते हैं, तब हम कहीं अपने उसको बैलेंस कर पाते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था का ये जो मतलब ये स्थापित सिद्धांत है, उससे हम टूट गए। जी इसके सर। बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग का होता है। हम जो है सामाजिक ढांचे को हमने तोड़ दिया, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं लिंग के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं किसी नाम पे। और आतंकवाद और अशांति इतनी बढ़ी कि हम उसी में उलझे रह गए, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो रुक गया, और वो हमारा लुंज पुंज हो गया। हम जी चंद सर।
क्षेत्रों में जो हमने बनिया की दुकान बना दी यहाँ की सड़कों को, उसको यदि छोड़ दे तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही तबाह हो गया शब्द मैं कह रहा हूं, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में औपचारिक अर्थव्यवस्था जो है, उसमें जो अधिक से अधिक लोगों का जो सामंजस्य होता है, बिठान होता है, उसमें हमने तोड़ दिया और उसकी रीढ़ तोड़ने का बुरा असर हो गया। उसके बाद में हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में जो स्थिति होती है, उसमें निवेश है, उसमें दूसरी चीजें हैं, और उसमें हमने नकारात्मक स्थिति में हम खड़े हैं। आज फिर यदि वही 2020 वाला कोविड आ जाए तो हम उससे निपटने की स्थिति में आज भी नहीं। आप समझिए, जबकि हमें विश्व बैंक ने, IMF ने इतना बड़ा WHO के माध्यम से फंड दिया है कि हम अपने हिंदुस्तान के हर जिले के जिला अस्पताल और जो मुख्य सामुदायिक केंद्र है उनको बेहतरीन बना सकते थे, लेकिन हम उसे नहीं कर पाए। एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें मजबूत करने का आधार होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा ऐसा सेक्टर है कि जो सबसे बुरी दशा में भी हमारे साथ खड़ा था और इसी ने हमें बचाया। क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, जो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण आज वो हरित क्रांति, वो जल क्रांति, वो क्रांतियों ने आज आपको यो खड़ा किया, उस दुग्ध क्रांति ने आपको खड़ा किया, और उन सब को आपने तहस नहस काम करने का काम किया। आप बताइए, जो पराग स्थापित है तबका है, आप उधर आ जाइए, चाहे गुजरात में चले जाइए, चाहे जहां चले जाइए, अमूल हो, जो भी हो, सब उस दौर के स्थापित है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, आपने उसमें कोई योगदान नहीं दिया और उसका नतीजा है कि वो सेक्टर भी तबाही में। तो वहां पर वो चीज नहीं मिल पा रही है, उसके जो उत्पादक हैं उन्हें सही चीज नहीं मिल पा रही। तो दोनों का सामंजस्य आप नहीं बिठा पाएंगे, किसान, उपभोक्ता और व्यापारी तीनों के बीच, और बड़ी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, उसके बीच आप सामंजस्य नहीं बिठा पाए, और नतीजा ये है कि आज एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा तबाही की दिशा में जाता दिखता है। हालांकि वो अपने आप में इतना संबल है कि वो हमें बचा रहा है, वो नहीं कर रहा है। इसके बाद में जो आपके फैसले, आपने आयुष क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था अपने स्वदेशी के लिए, नारा आपने दिया, लेकिन आपने किया नहीं। आप देखिए, पंडित नेहरू ने यही नारा दिया था और उन्होंने करके दिखाया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की चेन बना दी थी, इंडियन रेलवेज के कारखानों की चेन बन गई थी। तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इतना बड़ा सेक्टर खड़ा हो गया था कि 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता था सिर्फ PSU, और ये रोजगार नहीं, नौकरी थी, और उसके सापेक्ष में उतना ही रोजगार जनरेट हो रहा था। तो आप समझिए कि इस तरह से करके हम 5 करोड़ परिवारों को पाल रहे थे। आज आपने क्या कर दिया है, उसमें 30 लाख लोग भी नहीं बचे, 30 लाख लोग भी रोजगार नहीं पाते, और बाकी की आप बेचने की तैयारी, जिस तरह रोज रोज बिक रहा है और सब कुछ है सामने, आपके सामने। तो किस तरह से देश को तोड़ दिया गया हर मोर्चे पर, किस तरह कमजोर किया गया, किस तरह से हमारे जो हमारी सीमाएं हैं, भौगोलिक सीमाएं हैं, देश की सीमाएं हैं, उनको आपने असुरक्षित कर दिया। चीन ने हमारे देश की 1000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कर दिया, और हम उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नाम लेने में डरते हैं। हम बात करते हैं, देखिए इंदिरा गांधी में वो क्षमता थी कि उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके देश को सुरक्षित कर दिया था, सिक्किम को उठा करके भारत में मिला लिया था। तो आप, वो क्षमताएं थी। पंडित नेहरू ने गोवा को पुर्तगाल से छीन के भारत में मिला लिया था, फ्रांस से छीन के हमने पौंचेरी को भारत में मिला लिया था। लेकिन आज स्थितियां क्या है, आज हम खोने की हालत में आ रहे हैं। आपको एक और चीज बता दूं कि हिंदुस्तान की सरकार पर यह स्थिति है, और हिंदुस्तान की सरकार ने जो GST लेके आई, उसके कारण राज्यों की आर्थिक निर्भरता जिस तरीके से केंद्र पर बढ़ी है, उसके कारण आज हिंदुस्तान के तमाम ऐसे राज्य हैं, 20 राज्य ऐसे हैं जिनके कर्ज की हालत यह है कि कई कई राज्य का तो GDP, अपनी GDP का 53% कर्ज हो गया।
मतलब कर्ज ज्यादा हो गया है, आपकी बिल्कुल आय घट गई। तो इस दशा में आप खड़े हैं, तो देश इस बर्बादी में जा रहा है, और इस बर्बादी में आपने घसीटा है धर्म के नाम पर लड़ाकर, जात के नाम पर लड़ाकर, और ये नफरती बोल बिल्कुल बोलकर सर। छिपाने की कोशिश की है जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।